अब स्वतंत्र भारत या नेहरू की विदेश नीति, सबसे पहला तो यही पॉइंट आएगा, क्योंकि जो स्वतंत्र भारत की पहली विदेश नीति थी उसका निर्माण किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो चाहे वो स्वतंत्र भारत की पहली विदेश नीति आए चाहे वो नेहरू की विदेश नीति आए, क्वेश्चन दोनों का आंसर एक ही होगा। ठीक है, तो अब यहां सबसे पहले आते हैं हम किस पे? अगर नेहरू की विदेश नीति का हम सकारात्मक पक्ष देखें, ठीक, तो उस वैश्विक माहौल में जब साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद आपके समाप्त हो रहा था, तो उस वैश्विक माहौल में आपके पूरी विश्व शांति और विश्व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नेहरू की जो विदेश नीति थी बड़ी सकारात्मक थी, जिसमें आपके बात की गई या जोर दिया गया किस पे? पीसफुल को एक्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, जो उस समय के विश्व के लिए सबसे बड़ी जरूरत थी। दूसरा आपके परमाणु हथियारों का निशस्त्रीकरण, इस पे भी फोकस किया आपके नेहरू ने। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में आपके जापान एक परमाणु विभीषिका को झेल चुका था और उसका प्रभाव पूरा विश्व देख चुका था, इसीलिए शुरुआती दौर से ही इस पे क्या रहा? फोकस रहा। इसके अलावा आपके हर स्थिति में आपके वैश्विक शांति को क्या देना? बढ़ावा देना। ठीक है, यानी कि आपके इस वैश्विक शांति को बढ़ावा देने के क्रम में आपके नेहरू जी ने इतना शांति को बढ़ावा दिया कि अपनी आर्मी ना तो कभी मॉडर्नाइजेशन किया ना कभी आर्मी पावर को बढ़ाया। ठीक है, यह हुआ जब तक चीन ने अटैक नहीं कर दिया, तब तक तो यही थी पॉलिसी। यानी कि अगर हम हथियार देश में बनाएंगे या आर्मी को बढ़ाएंगे तो इसका मतलब हमारी युद्ध की भावनाएं बढ़ेंगी, तो हम बढ़ाएंगे नहीं तो युद्ध की भावनाएं ही नहीं बढ़ेंगी। ठीक, ऐसा मानना था इनका। जब हमारे पास ताकत नहीं होगी तो हम युद्ध करने लायक ही नहीं होंगे, लायक ही नहीं होंगे तो फिर हम शांति का प्रदर्शन करेंगे। ठीक, तो यही होगा ना, ताकत होगी तभी तो युद्ध करोगे। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट, क्योंकि इनका मानना यह था कि भारत का कोई शत्रु है ही नहीं, सब भारत के मित्र हैं। ठीक, इसी चक्कर में थोड़ी थोड़ी जमीन सब ले गए तोड़ तोड़ के। और क्या, जब पाकिस्तान ने किया तो पाकिस्तान ले गया, चाइना ने किया तो चाइना ले गया, और हो सकता है दो चार कंट्री ने और दबा रखी हो जब न्यूज में नहीं है अभी। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट, अब अगला पॉइंट हम देखें तो इस विश्व व्यवस्था में इस प्रकार की वैश्विक नीति का निर्माण करना जिससे कि देश में सामाजिक और आर्थिक विकास को क्या मिल सके? बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा आपके पंचशील और गुटनिरपेक्षता, ये इनकी विदेश नीति के दो सकारात्मक पक्ष और थे। अब आते हैं हम आगे। अब नेहरू की विदेश नीति की अगर हम सीमाओं को आपके देखें तो सीमाएं भी कम नहीं है इनकी विदेश नीति की। ठीक, तो पहली सीमाएं तो आपके ये कि इन्होंने आपके आदर्श सोच सोच ली। आदर्श सोच क्या सोच ली? कि आप युद्ध नहीं करोगे तो सामने वाला भी नहीं करोगे, आप अच्छे हो तो सामने वाला भी अच्छा ही होगा। जरूरी थोड़ा ना एक्सीडेंट आपकी गलती से हो, सामने वाला ही बहका के चला रहा हो। एक्सीडेंट तो तब भी हो सकता है ना, 90% एक्सीडेंट सामने वाले की गलती से होते हैं। ठीक, तो ये आदर्शवादी सोच है कि आपको गाड़ी अच्छी आती है तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सामने वाले को अच्छी आती है इस बात की क्या गारंटी है। ठीक, यह हुआ। अब स्पेशली लड़कियों के केस में कोई सड़क के बाहर भी खड़ा हो, स्कूटी रोकते रोकते ठोक देते हैं उसमें। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट, आदर्शवादी पहली ये कमी थी। दूसरा, इन्होंने आपके पूरा ध्यान लगा दिया गुटनिरपेक्षता पे, यानी कि ना हमें यूएसए में जाना है ना यूएसएसआर पे जाना है। अरे वो तो बहुत दूर की बात है, आप पहले अपने आपसी संबंध तो सुधार लो। इस गुटनिरपेक्षता के चक्कर में हम पाकिस्तान चीन को तो भूल ही गए कि हमें रहना इनके साथ है, पहले इनकी बात कर लें हम। ठीक, यह आपकी दूसरी इनकी कमी रही। तीसरा, आपके इन्होंने पंचशील का जोर शोर से समर्थन किया, जोर शोर से वैश्विक स्तर पर इन्होंने क्या दिया? स्लोगन दिया, सब कुछ दिया, और उठा के चीन ने अटैक कर दिया। 1962 में अटैक किया वो तो वापस लिया। 1964 में चीन ने अपनी पूरी ताकत दिखा दी, जब 1964 में चीन ने अपना एटॉमिक टेस्ट कर दिया। एटॉमिक टेस्ट जैसे ही आपके चीन ने किया तो अब चिंताएं भारत की बढ़ना शुरू, यानी कि जो हम शांति के नाम पे अपनी सेना को हम जो रोक के रखे हुए थे, अब वो शांति इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। ठीक, किसी भी देश में हमेशा याद रखना शांति कब मिलती है? हाथी के ऊपर कोई अटैक क्यों नहीं करता? हम कहते हैं ना सबसे सीधा जानवर है, वो सीधा जानवर इसलिए उसे पता है कि इससे अड़ेगा कौन, इसीलिए हाथी पर अटैक नहीं होता। ठीक, यही कंडीशन है किसकी? यूएसए की। ठीक है, जब आप ताकतवर होते हो तभी शांति की नीति को फॉलो कर सकते हो, जब तक आप ताकतवर नहीं हो तब तक आप शांति की नीति को फॉलो नहीं कर सकते। जैसे कि हम अगर अशोक की बात करें, अशोक शांति की नीति तब लाया जब उसने हिंसा को एक्सट्रीम पे पहुंचा दिया। अशोक का धम्म तब आया था आपके जब आपके उसने ये साबित कर दिया कि हम शांतिपूर्ण संदेश दे रहे हैं, आप शांत हो जाओ, नहीं तो हिंसा हमसे ज्यादा आप नहीं कर सकते। कलिंग युद्ध के बाद ही क्यों आई आपकी उसकी अहिंसा की नीति? इसलिए आई क्योंकि उसने सिद्ध कर दिया कि हमसे ज्यादा हिंसावादी नहीं हो आप, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके क्या हो? वायलेंस ना हो। ठीक, आपकी मूवी है ना, आई डोंट लाइक वायलेंस बट वायलेंस लाइक मी, KGF 2।
यही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यही हुआ ना, शांति सिर्फ शक्तिशाली व्यक्ति या शक्तिशाली देश के साथ ही रह सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे समझना। अब तीसरा आपके नेहरू जी का दृष्टिकोण कश्मीर इशू पे। कश्मीर इशू ही नेहरू जी की वजह से आपके फैला। पहली चीज, जब हमारी आर्मी वहां तक गई थी पीओके तक, तो इन्हें आर्मी को परमिशन दे देनी चाहिए थी। ठीक, यही समस्या का समाधान उसी दिन हो जाता, दूसरे दिन की जरूरत पड़ती नहीं इस कश्मीर इशू पे। फिर चलो आर्मी नहीं भेजी, वो ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम यूएनओ में नहीं ले जाना चाहिए था। यूएनओ में ले गए वो भी कोई बात नहीं, अगर यूएनओ में ले गए तो आपको अपना जो पक्षकार भेजा था वो इतना प्रभावशाली तो भेजना चाहिए था कि वो आपकी बात को रख सके, वो उलझ गया। ठीक, अब सिर्फ यही आपके नहीं उलझा, इधर आपके 1964 में आपके भले ही पंचशील चीन से साइन हुआ, ठीक है, चीन के द्वारा आपके एटॉमिक टेस्ट करना, इसके अलावा चीन के द्वारा स्वयं भारत की जमीन को हड़प लेना, इन मुद्दों पे आपके नेहरू जी कभी क्लियर नहीं रहे, इन्होंने मांगी ही नहीं किसी से अपनी जमीन। ठीक, जब चीन के द्वारा आपके जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में जब आपकी जमीन हड़पी गई तो नेहरू जी ने कहा वहां वैसे भी क्या होता था, चली गई चली गई। ठीक, तो यहाँ कुछ आपके मुद्दे थे जहां नेहरू जी का दृष्टिकोण क्लियर नहीं था। हाँ जी, कौन सा नेगेटिव में कैसे आया? नेगेटिव में ऐसे आएगा कि हमने पंचशील को आदर्श समझ लिया, कि हमने समझौता साइन कर लिया तो चाइना अटैक करेगा ही नहीं, ये तो हमारी गलती है ना। ठीक, इसका मतलब अगर आप किसी के लिए लॉयल हो, सामने वाला लॉयल होगा, इस बात की गारंटी है कोई? नहीं है ना, सिंपल। चलो नेक्स्ट, तो ये हमने देखा आपके नेहरू की विदेश नीति। अब नेहरू की अगर हम विदेश नीति की बात करें तो नेहरू की विदेश नीति का दौर कौन सा होगा? 63 64। अब यहां एक पॉइंट याद रखना, 63 64 का तो आपके ये दौर हो गया। अब बीच में आपके क्या होगा कि बीच में आएंगे आपके शास्त्री जी, लेकिन शास्त्री जी को बहुत लंबा टाइम नहीं मिला। ठीक है, तो शास्त्री जी को बहुत लंबा टाइम नहीं मिला, लेकिन उस कम टाइम में भी शास्त्री जी ने बहुत बड़े बड़े कुछ डिसीजंस देश के अंदर ले लिए थे, जिसमें से आपके आर्मी से बॉर्डर क्रॉस कराना। ठीक, ये हुआ। तो हम विदेश नीति में आपके देखेंगे तो वो बेसिकली आएगी अब आपके इंदिरा गांधी के टाइम से, क्योंकि शास्त्री जी तो आपके 1965 में युद्ध हुआ, 66 में आपके ताशकंद समझौता हुआ था, और फिर वो आपके ताशकंद समझौते से वापस ही नहीं आए। ठीक है, तो 1966 से फिर आपके दूसरा दौर शुरू होगा किसका? विदेश नीति का। 1966 में शास्त्री की जगह कौन आ चुका था? इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी जब आपके, ठीक, इंदिरा गांधी जब आपके आएंगी 1966 में, तो अब यहाँ ये नेहरू जी की आदर्शवादी नीति को फॉलो नहीं करेंगी। ये साइड में गया पंचशील और साइड में गया गुटनिरपेक्षता, साइड करो दोनों को। जिसने जिस भाषा में हमसे बात की है उसको उस भाषा में अब हम जवाब देंगे। ये थी इंदिरा गांधी की पॉलिसी। ठीक है, तो अब इसी क्रम में इंदिरा गांधी की पॉलिसी के क्रम में क्या होगा आपके? होगा अब आपके ये कि अब इंदिरा गांधी आपके यूएसएसआर के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाएंगी। ठीक, क्यों? क्योंकि अगर चाइना और अमेरिका, अगर इनको हमें कंपीट करना है तो हमें जरूरत है एक पावरफुल देश की। ठीक, यही हुआ। फिर जब हमें आपके क्या होगा, इधर तो ये बढ़ाएंगी बढ़ाएंगी, सिर्फ अकेले नहीं। इंदिरा गांधी ने जिस समय आपके देश संभाला था, देश आपके कोई बहुत अमीर देश नहीं था हमारा, समस्याओं से उलझा हुआ और समस्याओं से घिरा हुआ देश था उस वक्त। ठीक है, उस वक्त देश में सबसे बड़ी बात तो आपके ये थी कि इंदिरा गांधी ने जब इस देश का नेतृत्व आपके हाथ में लिया, नेहरू बहुत विजनरी थे और नेहरू का जो एक्सेप्टेंस था ना पूरे देश के लीडर्स के अंदर था, इंदिरा गांधी का एक्सेप्टेंस नहीं था पूरे देश के लीडर के अंदर। ठीक, तो आपके बिना एक्सेप्टेंस होते हुए पूरे देश के लीडर्स के बीच में तब भी आपके देश को उठाए रखना, यानी हम कहते जरूर है कि इंदिरा गांधी डिक्टेटर हैं, डिक्टेटर नहीं है, राष्ट्र हित के लिए जो निर्णय लेना पड़ा ना उन्हें, उन्होंने लिया। अब राष्ट्र हित के लिए निर्णय लेना हम उसे डिक्टेटर की श्रेणी में डाल देते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी। हम कहते हैं कि निरंकुशता चल रही है मोदी जी की, निरंकुशता नहीं है, वो राष्ट्र हित में कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, तो इंदिरा गांधी भी तो राष्ट्र हित में कुछ भी कर सकती थी। तो इंदिरा गांधी की सीधी सीधी से सिद्धांत था, अब आदर्श नहीं, अब यथार्थ, अब हम रियलिस्टिक पॉलिसी करेंगे। ठीक है, कोई गुटनिरपेक्षता नहीं, हमारी जरूरत अगर किसी एक कंट्री के प्रति बायास्ड की है तो हम उस कंट्री के प्रति क्या होंगे?
बायास्ड होंगे। तो यूएसएसआर की तरफ झुकाव हुआ। अब यूएसएसआर की तरफ झुकाव के पीछे आपके पहला तो शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर। दूसरा, हमें अमेरिका ने हथियार देना बंद कर दिया थे, यूएसएसआर से दूसरा क्या आएंगे, हथियार आएंगे। ठीक है, इसके बाद में तीसरा, यूएसएसआर टेक्नोलॉजी में तो हमसे ज्यादा था ही, वहां से तकनीकी आएगी तो भारत के अंदर इंडस्ट्रीज को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ आपके यूएसएसआर की तरफ झुकाव हुआ और इवन आपके इन्हीं के आपके सपोर्ट से आगे चल के हम 1974 में करेंगे पोखरण 1। ठीक, पोखरण 1 यानी भारत ने अपना पहला एटॉमिक टेस्ट कर दिया। और उस 1974 से पहले आपके 1971, अब सबसे पहले याद रखना 1965 में शास्त्री जी के आपके टाइम में पहली चीज तो ये देख लें, जो 1965 का भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था ना, ठीक, उसमें लीडर्स को थोड़ी देर के लिए बाहर कर दो। उस समय हमारी आर्मी बौखलाई हुई थी। क्यों बौखलाई हुई थी? क्योंकि चीन से युद्ध करने का मौका नहीं मिला था उनको। मतलब आर्मी तो पहले ही घायल थी। ठीक, मतलब शेर घायल हो जाए और कुत्ता उसे घेरने आ जाए तो फिर क्या हाल होगा। तो आर्मी के अंदर तो पहले ही आग लगी हुई थी, हम चाइना से युद्ध नहीं कर पाए, ऊपर से पाकिस्तान ने अटैक कर दिया तो दौड़ा दिया इंडियन आर्मी ने वापस। ठीक, तो यहां आपकी सिचुएशन ये हुई, इस क्षेत्रीय स्तर पे इंडियन आर्मी अपनी भूमिका को तो सिद्ध 1965 में ही कर चुकी थी। ठीक है, 1971 में जब आपके पूरा वर्ल्ड लेवल पे जो सिनेरियो क्रिएट हुआ कि यूएसए भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया, चाइना का तो सपोर्ट था ही उस तरफ, इधर से यूएसएसआर आ गया, यानी कि अब भारत क्षेत्रीय शक्ति नहीं, इस क्षेत्रीय शक्ति से आपके पूरी कॉन्टिनेंटल पावर बनने की ताकत की तरफ आगे बढ़ गया 1971 के बाद। और स्पेशली जब 1974 में आपके एटॉमिक वेपन का टेस्ट किया, तो एटॉमिक वेपन टेस्ट के बाद तो फिर एशिया के अंदर भारत, चाइना और रसिया, तीन ही देश तो थे, पाकिस्तान ने तो बाद में बनाया अपना। ठीक, तो एशिया के अंदर तो आपके तेजी से अपनी पावर को इन्होंने इंक्रीज कर ही दिया।